हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स फॉर कॉज। मेरा नाम शिवम डंगवाल है। इस लेक्चर में हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ये फिजिक्स के किस ब्रांच के अंडर आता है। बेसिकली अ ब्रॉड ब्रांच नेम्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो सब ब्रांचेज हैं। नंबर 1 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड नंबर 2 इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब हुआ चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब हुआ रेस्ट। जब चार्ज को हम पढ़ते हैं विद इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पे रहता है, उस ब्रांच ऑफ स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और यदि चार्ज मोशन में है दैट ब्रांच इज रेफर टू एज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ रही होंगी। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। यदि चार्ज रेस्ट पर होता है देन वी कंसिडर्ड दिस एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. When charge is in motion, the study of charge in motion is referred to as electrodynamics. These are the two branches of electromagnetism. Now comes the chapter that is electricity. Electricity है क्या? It is an important source of energy in modern times. ये आप सभी को पता है. In modern times, आज के युग में it is an important source of energy, जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं. यू कैन व्यू इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम. जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है उससे हम ओवन यूज़ करते हैं, आयरन यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, बल्ब यूज़ कर सकते हैं, लैंप यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश लाइट यूज़ कर सकते हैं, फ्लड लाइट्स यूज़ कर सकते हैं, टेलीविज़न, जितने भी आप इक्विपमेंट सोच सकते हो, यूजुअली दीज आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज़ वाई वी हैव कंसिडर्ड इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम्स. एंड इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट. एक सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज इलेक्ट्रिसिटी. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? चार्ज बेसिकली इंट्रिंसिक या फंडामेंटल या फिर बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की. अगर मैं मैटर के बारे में बात करता हूं, मैटर होता क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस. मैटर के पास क्या होता है? मास और ऑक्युपाइज स्पेस. मास होगा एंड इट ऑक्युपाइज स्पेस. तो कोई भी चीज मैटर हो सकती है. अब उसकी सबसे बेसिक यूनिट या इंट्रिंसिक भी बोल सकते हैं या फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते हैं, इट इज रेफर टू एज एन इलेक्ट्रिक चार्ज. इसका जो सिंबल है दैट इज कैपिटल क्यू या आप स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और इसका यूनिट जो है कूलम है. कूलम बेसिकली साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पर ये रेफर किया गया है, कूलम, विच इज डिनोटेड बाई कैपिटल सी. किस तरीके की ये फिजिकल क्वांटिटी है? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है बट नो डायरेक्शन. तो इससे आपको ये नोन होता है चार्ज हैज मैग्नीट्यूड बट इट हैज नो डायरेक्शन. कितने तरीके के चार्जेस होते हैं? बेसिकली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब वहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी बॉडी के ऊपर. और नेगेटिव चार्ज कब होगा? जब वहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. इस टेबल में आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं या बॉडी हैं वो एक्वायर करते हैं. जब आप ग्लास रॉड और सिल्क क्लोथ को आपस में रब कराएंगे तो ग्लास रॉड विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लोथ विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज. ठीक इसी तरीके से वूलन क्लॉथ और रबर है. अगर आप इन दोनों को रब करेंगे तो वूलन क्लॉथ विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड रबर विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज. क्यों? क्योंकि रबर में क्या हो जाएगा इस समय? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा. दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर पूछ सकता है आपको एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, विच वन विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज. आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं. नंबर 1 इज लाइक चार्जेस रेपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ये चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए बिकॉज यू ऑल नो दैट जो पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव है और नेगेटिव है, दीज आर लाइक चार्जेस. तो जो लाइक चार्जेस होते हैं ये क्या करते हैं? आपस में रिपल करते हैं, यानी कि ये इधर भागेगा, ये इधर दूर भागेंगे. देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम, फोर्स ऑफ रिपल्सन. और यदि मैं यहाँ पे अनलाइक चार्जेस के बारे में बात करता हूँ, यानी कि नेगेटिव है पॉजिटिव है या पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये आपस में पास आने की कोशिश करेंगे. देयर
इज वॉट, चार्जेस जो होंगे, अनलाइक चार्जेस जो होंगे, इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है. देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे विल कम टूवर्ड्स ईच अदर. तो यहाँ पर वही चीजें हैं. पहली प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रेपल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, अभी मैंने बताया, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज नो डायरेक्शन. चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं हम वन फॉर्म टू अनदर. चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएट है, एज मास इज ऑल्सो रेफर टू एज अ मैटर. तो चार्ज मैटर से रिलेटेड है, वो मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन में बताया है. इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है. क्वांटाइज्ड का मतलब होता है यहाँ पर ये पैकेट्स के फॉर्म में बनता है. इट इज रेफर टू एज अ क्वांटा. और जो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Q इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव NE, जहाँ पर E क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जो कि यूजुअली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है. N इज, इट शुड बी एन इंटीजर, ये एक इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर. और Q क्या है, इट इज चार्ज. अभी हम इसका क्वेश्चन देखेंगे, देन यू विल कम टू नो दैट कि ये फॉर्मूला जो है हाउ इट एसोसिएट्स विद द क्वांटाइजेशन रूल. चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है. चार्ज को यू कैन नीदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. यदि चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी को रेडिएट करता है. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. SI यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं. अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है, इट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट कूलम, तो इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं. अगर हम यहाँ पर 1 कूलम को डिफाइन करना चाहें तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, 1 कूलम वो क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की विच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन. 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इतनी बड़ी क्वांटिटी होती है कि वो फोर्स लगा सकता है 9 × 10⁹ न्यूटन का, सिमिलर चार्ज में जो कि 1 मीटर अपार्ट है उससे. दिस कैन बी कंसिडर्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कूलम्स लॉ. तो वो हम लेटर डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी हम फिलहाल के लिए डेफिनेशन को समझते हैं. अगर हम यदि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, जो कि नेगेटिव चार्ज है. ओके, नाउ जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा, Q इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव NE, ये फॉर्मूला था क्वांटाइजेशन का. उसके बेसिस पे हम इस न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज. यानी कि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, यानी कि हमको N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है. ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की वैल्यू हमको दे रखी है 1 कूलम. ठीक है, तो 1 कूलम इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. मैंने सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करी है. यदि N की वैल्यू निकालनी है तो होगा क्या, ये 1 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा. व्हेन यू विल सॉल्व दिस, कैसे सॉल्व करोगे इसको देखो. 10⁻⁻19 यदि ऊपर चला गया तो 10 की पावर प्लस का 19 हुआ, ये 1.6 हुआ. ओके, मैं क्या 10⁻⁻19 को 10 × 10⁻18 में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे 10 की पावर 1 है और यहाँ पे 18 है, तो 1 + 18 इज 19, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. ओके, और नीचे है 1.6. यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आता है 6.25 × 10⁻18. तो यानी कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने होंगे, 6.25 × 10⁻18. आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा. ओके, नाउ व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाता है. इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता. कंडक्टर्स के एग्जांपल यू ऑल नो, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन. इंसुलेटर के एग्जाम्पल है पेपर, वुड, रबर. कंडक्टर्स क्यों कंडक्ट कर पाते हैं, बिकॉज
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं फ्रीली, और यहाँ पे इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है प्लस क्यू, चार्ज को इन्फिनिटी से टू अ सर्टेन पॉइंट लाने में। जैसे ये इन्फिनिटी पॉइंट है, यहाँ से किसी सर्टेन पॉइंट पर लाना है, तो जो प्लस क्यू चार्ज है, यूनिट चार्ज है, उसको कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी SI यूनिट वोल्ट होती है। ओके, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। नाम से पता लग रहा है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको शॉर्ट में P.D भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है? ये भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है। इन्फिनिटी से सर्टेन पॉइंट लाने तक का जो वर्क डन होता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, जो मैंने ऊपर बताया आपको। इन्फिनिटी से सर्टेन पॉइंट तक लाने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन्फिनिटी से सर्टेन पॉइंट तक लाने वाले वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यदि हमारे पास ऑलरेडी एक जगह पे पॉइंट है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर लाने के लिए, मतलब A से B तक लाने में जो हमको वर्क डन लगेगा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका SI यूनिट स्केलर क्वांटिटी है, SI यूनिट इसका वोल्ट है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W/Q से हम इसको रेफर करते हैं। ओके, वर्क डन की SI यूनिट जूल होती है और इसकी चार्ज की कूलम होती है। तो हम बोल सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम, या फिर 1 जूल कूलम इनवर्स भी हम इसको बोल सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, नाउ लेट मी ऐड अनदर पेज। यहाँ पर बात करते हैं इसको मेज़र किससे किया जाता है? मेजर्ड बाय, तो इसको हम वोल्ट मीटर से मेज़र करते हैं। वोल्ट मीटर ये हमेशा पैरेलल में लगता है, पैरेलल टू द सर्किट। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? वोल्ट मीटर के पास हाई रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्टेज, जो हम नॉर्मल घर में बोलते हैं वोल्टेज। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया इसके बेसिस पे। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 coulombs from a point at 118 volts to a point at 128 volts। देखो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपको यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 पॉइंट का दे रखा है, तो हम क्या देखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V, वो कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस इज 10 वोल्ट। क्वेश्चन में चार्ज दे रखा है, चार्ज यानी कि Q की वैल्यू दे रखी है, डेट इज 2 कूलम। हमको वर्क डन बताना है, तो W की वैल्यू बतानी है। तो अभी आपने फॉर्मूला क्या देखा? V इज इक्वल टू W/Q। तो V की वैल्यू रखो 10, W निकालना है, Q की वैल्यू है 2 कूलम, तो W की वैल्यू कितना होगा? वर्क डन इज 10 मल्टीप्लाई बाई 2, तो वर्क डन इज 20 जूल यहाँ पे लगेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक अनदर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एनर्जी पूछा है, एनर्जी भी वर्क डन ही होता है, हमको W बताना है।
ईच कूलम चार्ज, ईच का मतलब होता है 1 कूलम, तो चार्ज दे रखा है आपको 1 कूलम, वोल्टेज कितना दे रखा है 6 वोल्ट की बैटरी है। तो लगाओ फॉर्मूला, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो 6 इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 1 हो गया, डब्ल्यू की वैल्यू 6 जूल हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। ठीक है, किसी कंडक्टर में कितना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। जो इसका सिंबल है इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ओके, जो फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बेसिकली जो करंट है इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्यू है और रेट मतलब नीचे हम टाइम लगा देते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इसकी एसआई यूनिट हम एम्पियर बोलते हैं। अगेन एक साइंटिस्ट का नाम है, कैपिटल ए से हम इसको डिनोट करते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 एम्पियर को डिस्कस करते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी फॉर्मूला था, तो क्यू मतलब चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, टाइम, टाइम की एसआई यूनिट कितनी होती है सेकंड। तो 1 एम्पियर को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, या हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 1 कूलम पर सेकेंड, या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 कूलम सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और जानना है, मिली एम्पियर क्या होता है। तो मिली एम्पियर मतलब, मिली एम्पियर मतलब जो 1 एम्पियर होगा उसका 1000 पार्ट। तो 1 मिली एम्पियर जो होता है 10⁻³ एम्पियर होगा। सिमिलरली यू नीड टू नो अबाउट माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर तो ये कितना होगा? 1 एम्पियर का 10⁻⁶ पार्ट। तो जब आप ये 10⁻⁶ ऊपर जाएगा तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होगा? 10⁻⁻⁶ एम्पियर। इसको किससे मेजर करते हो आप करंट को? मेजर्ड बाय अ मीटर। जो आपने ऊपर वोल्टेज देखा उसको हम किस चीज से मेजर करते थे? वोल्ट मीटर से। ये पैरेलल टू द सर्किट लगता था और इसके पास हाई रेजिस्टेंस होता था। यहाँ पर उल्टा है, ये अमीटर से करते हैं, ये सीरीज में कनेक्ट होता है और इसके पास लो रेजिस्टेंस होता है। ओके, इसका सिंबल हम इस तरीके से बना देते हैं। वोल्ट मीटर का सिंबल हम इस तरीके से बना देते हैं। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं बेस्ड ऑन द फॉर्मूला जो अभी हमने किया है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। कैलकुलेट the amount of electric charge that flows through the circuit। देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको करंट दे रखा है 0.25 एम्पियर। तो करंट को हम I से डिनोट करते हैं, I इज टू 0.25 एम्पियर। टाइम भी दे रखा है 20 मिनट्स। टाइम t इज इक्वल टू 20 मिनट्स। मिनट्स में हम किसी चीज़ को रखेंगे नहीं बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड इट इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड्स। तो ये 1200 सेकेंड्स हो गया। ओके, हमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है, यानी कि Q फाइंड आउट करना है। तो आपको फॉर्मूला अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया, I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो I की जगह लिखो 0.25, Q फाइंड आउट करना है, नीचे है 1200। तो 0.25 और 1200 को आपस में मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 300। और यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलम। तो 300 कूलम इज योर आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। क्लियर बात? ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो जो हमारे पास कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल फ्रॉम, जो हम सर्किट डायग्राम में बताते हैं,
दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ, ये सेल होगा या बैटरी होगी, टू नेगेटिव टर्मिनल। ये आउटर सर्किट के बारे में हम बात करते हैं। ओके, बट जो एक्चुअल फ्लो होता है, एक्चुअल फ्लो वो हमेशा किससे होता है? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। या हम बोल सकते हैं अपोजिट टू कन्वेंशनल डायरेक्शन। ध्यान से समझना, मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूं, सिंपल सर्किट डायग्राम, सिंपल सर्किट डायग्राम। ध्यान से समझना, मेरे पास यहां पर एक बल्ब है, यहां पर मैंने एक बैटरी लगा रखी है, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, और ये स्विच है, ओपन स्विच। जब हम इसमें डायग्राम में प्लॉट करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट कहां से कहां जा रहा है, तो हम हमेशा पॉजिटिव, जो ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखाते हैं, यानी कि एरो हम पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं। दिस इज कन्वेंशनल डायग्राम, कन्वेंशनल जो डायरेक्शन। बट अगर हम एक्चुअल के बारे में बात करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे बल्ब बनाऊं तो एक्चुअल में क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, विच इज अपोजिट टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन। हम ये वाला यूज करेंगे। ओके, नाउ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूअस पाथ होता है, ऑब्वियसली कंडक्टिंग नेचर का होगा तभी वो कंडक्ट कर पाएगा, जिसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स, अदर रेजिस्टेंस भी होने चाहिए, ठीक है, स्विच होना चाहिए बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सेल, सेल हो या बैटरी हो, along which इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, उसके बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ये दिख रहा है आपको, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें बल्ब लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, स्विच लगा हुआ है, कंडक्टिंग वायर्स लगा हुआ है। यहां पर हम बात करेंगे कुछ सिंबल्स की जो हम यूज करेंगे फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। ओके, ये आपको पता होने चाहिए। दीज सिंबल्स आर वेरी वेरी क्रूशियल। ये आप बनाएंगे एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर हम किसी सेल को प्लॉट करते हैं तो सेल को हम किस तरीके से प्लॉट करते हैं? सिंपल इस तरीके से हम प्लॉट कर लेते हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। बैटरी क्या है? बहुत सारे सेल का कनेक्शंस है, तो हम इस तरीके से कर लेते हैं प्लस माइनस। प्लग की ओपन, यानी कि ये क्या है? ओपन स्विच है, ओपन स्विच। लेट मी जस्ट रिड्यूस द विड्थ। ये क्या है? ओपन स्विच है। ओपन स्विच का मतलब सर्किट ब्रेक हो गया, तो जब सर्किट ब्रेक हो गया तो इसके बीच में कोई डॉट नहीं है। और प्लग की स्विच क्या होता है? इट इज अ क्लोज्ड स्विच। तो क्लोज्ड स्विच में क्या होगा? बीच में डॉट आ जाएगा, या हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड कनेक्शन है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है? इस तरीके से आप बना सकते हैं। रेजिस्टेंस, ये जिगजैग टाइप कर्व है। रियोस्टेट, ये इस तरीके से बनता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस इस तरीके से बनता है। अमीटर बता दिया, वोल्ट मीटर बता दिया। गैल्वेनोमीटर ये है। देखो अमीटर क्या है? टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। वोल्ट मीटर क्या डिवाइस है? टू मेजर वोल्टेज। अ गैल्वेनोमीटर है टू डिटेक्ट फीबल करंट, सबसे जो कम वीक करंट जो होता है उसको डिटेक्ट करना, ठीक है। अमीटर और वोल्ट गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस पता होना चाहिए, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये मेजर, ये डिटेक्ट करता है, ओके। ये एसी सोर्स है, ओके। लैंप इस तरीके से बता देते हो, फ्यूज इस तरीके से है, कहीं पे अर्थिंग को बताना है तो इस तरीके से बता देते हो।
आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरीके से हमको सिंबल्स को यूज़ करना है, सर्किट डायग्राम को यूज़ करके ही हमको हर चीज़ को फॉलो करना है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है हमारे पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ये एक साइंटिस्ट का नाम है ओम। इन्होंने क्या दिया, रिलेशनशिप दिया किसके बीच में, बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। करंट बोले तो आई होता है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिनोट करते हैं। इन्होंने ये रिलेशनशिप दिया। क्या बोला इन्होंने, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान से समझना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में इन्होंने बात करी। यदि हम किसी कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। यानी कि अगर कंडक्टर में कांस्टेंट टेम्परेचर है तो जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के। शर्त ये है कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होगा तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो हम साथ जब आई वी के बराबर है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, तो क्या मैं इसको वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई भी कह दूं, एक ही बात है। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए, ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी जो साइन है इसको रिमूव करने के लिए क्या मैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट यूज करूंगा जो कि आर होगा, और ये जो कांस्टेंट है आर जो है इट इज रेफर टू एज अ रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आर आई, या मैं V अपॉन आई इज इक्वल टू आर भी बोल सकता हूँ। यही हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। I इज इक्वल टू V अपॉन आर भी मैं बोल सकता हूँ। सो दिस इज द रिजेम्बलेंस ऑफ ओम्स लॉ, जो फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ रेजिस्टेंस होता क्या है, तो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस जो है इट कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। क्योंकि R क्या है, V अपॉन आई है, V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट, तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट क्या है, रेजिस्टेंस है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। और जो ये फॉर्मूला है I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, यानी कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V है, और साथ ही हम बोल सकते हैं करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, यानी कि रेजिस्टेंस। ये दिख रहा है I और जो R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से आपको क्या कंक्लूजन देखने के लिए मिलता है, यदि अगर आप I को बढ़ाओगे तो V भी बढ़ेगा, और I को घटाओगे तो V भी घटेगा। ये इसका रिजेम्बलेंस है। और यहाँ क्या है, यदि आप I को बढ़ाओगे तो R घटेगा, और I को घटाओगे तो R बढ़ेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, नाउ अब हम क्वेश्चन देखेंगे इसके बेसिस पे। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को डिस्कस करते हैं इन मोर डिटेल। रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस, नाउ रेजिस्टेंस बेसिकली प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ध्यान से समझना, रेजिस्टेंस, रेजिस्ट का मतलब होता है टू अपोज करना। क्या अपोज करना, फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट को रोकने की कोशिश करने वाली प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि हमने देखा V अपॉन आई से हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस है। ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ये लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। कंडक्टर की लंबाई, मोटाई, उसका नेचर किस तरीके से, उसको देखेंगे अभी किस तरीके से यूज करते हैं। SI यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, इट इज ओम। ओम्स लॉ साइंटिस्ट के नाम पे है। ओम
जो है वो इसकी एसआई यूनिट है, ओम का सिंबल ये है। ओके, अगर आपको ओम को डिफाइन करना है तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई है, तो R का 1 ओम, वोल्टेज 1 वोल्ट, और करंट की जो यूनिट होती है डेट इज व्हाट, एम्पियर। तो 1 ओम इज डिफाइंड एज 1 वोल्ट पर एम्पियर, या 1 ओम इज डिफाइंड एज 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स आप कह सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्वेश्चन को देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points of a wire carrying 2 ampere current is 0.1 volt। कैलकुलेट करना है आपको रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ध्यान से देखो किस तरीके से आप करोगे। आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V दे रखा है 0.1 वोल्ट, करंट भी दे रखा है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस यानी कि R बताना है। तो R का फॉर्मूला क्या है, V अपॉन आई। तो ये V की वैल्यू कितनी है 0.1 वोल्ट, और नीचे कितना है 2 एम्पियर। यू विल सॉल्व इट एंड यू विल गेट द रिजल्ट दैट इज 0.05 ओम। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ओके, नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एक सिंपल हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी। ओके, 24 वोल्ट बैटरी है एंड अ रजिस्टर ऑफ 60 ओम। व्हाट विल बी द करंट? हमको करंट बताना है इन द सर्किट। तो ध्यान से देखो किस तरीके से आप करोगे। अब की बार आपको वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट बताना है। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। आर की जगह 60, ये 60 ओम है, 24 अपॉन आई। आई की वैल्यू निकालनी है तो 24 अपॉन 60। सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.4। करंट की वैल्यू की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो 0.4 एम्पियर आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। नाउ ग्राफ बनाना आना चाहिए हमें बिटवीन V एंड I। मैंने अभी ऊपर आपको ओम्स लॉ में बताया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, यानी कि V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, V घटेगा तो I भी घटेगा। तो यदि मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, इस साइड में y एक्सिस में करंट लूंगा और इस साइड में पोटेंशियल डिफरेंस लूंगा, तो हमेशा जो ग्राफ आएगा डेट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, लीनियर पाथ है। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो ये क्या है, ओमिक डिवाइस है जिसका ये आए। और यदि मैं बोलूं कि उसका स्ट्रेट पाथ नहीं आया, तो ये क्या है, नॉन ओमिक हो जाए, क्योंकि इसने ओमिक डिवाइस का मतलब इट फॉलोज ओम्स लॉ, उसने ओम्स लॉ को फॉलो किया। और नॉन ओमिक क्या होते हैं, इट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, इसने ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया। तो ओम्स लॉ हमेशा इस तरीके का कर्व देगा। नाउ बात करते हैं यहां पर, जो हम बात कर रहे हैं गुड कंडक्टर्स की, रेजिस्टर्स की और इंसुलेटर्स की। इन तीनों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, गुड कंडक्टर्स वो होंगे जो कंडक्ट आसानी से करेंगे, तो मतलब उसमें सबसे ज्यादा लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। रेजिस्टेंस का मतलब अपोज करने की प्रॉपर्टी, तो सबसे कम जिसमें अपोज करने की प्रॉपर्टी होगी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस चीज को अपोज करना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, वो गुड कंडक्टर कहलाएगा। सबसे बेस्ट गुड कंडक्टर कौन सा है, वो है सिल्वर। एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है। ओके, अगर हम गुड कंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो सिल्वर से नीचे जो आते हैं वो आते हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर कॉपर और एल्यूमिनियम के बनते हैं, बिकॉज दे हैव लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस।
नेक्स्ट है रजिस्टर्स। अगर हम बात करते हैं, इनके पास कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, गुड कंडक्टर से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी कि अपोज करने की क्षमता होती है। तो इसमें एलॉयज आते हैं। कौन कौन से एलॉयज? नाइक्रोम आता है, मैंगनीन आता है, कॉन्स्टेंटन आता है। नाम याद रखना है, इसको यूरेका भी बोलते हैं। ये आपके एप्लीकेशन अगर मैं डिस्कस करूं तो ये आपके हीटिंग एलिमेंट में यूज़ किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, टोस्ट हुआ, इसमें यूज़ किए जाते हैं। टोस्टर जो होता है उसमें यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में क्या होता है? इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस, मतलब सबसे ज़्यादा अपोज करते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही अपोज करेंगे तो कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा, दैट आर इंसुलेटर्स। तो रबर जो होगा वो ही इंसुलेटर है, प्लास्टिक है, तो ये सब क्या है? इंसुलेटर्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है? अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया, इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस। थिकनेस का मतलब मोटाई, मोटाई का मतलब हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। थर्ड हमने डिस्कस किया क्या, किस नेचर का वो कंडक्टर है, मतलब मटेरियल ऑफ कंडक्टर किस चीज से बना हुआ है। फोर्थ हमने डिस्कस किया टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। अब इन चीजों पे किस तरीके से डिपेंड करता है उस चीज को समझ लेते हैं। कंडक्टर में हम एक वायर को कंसीडर कर रहे हैं। अभी मान लो ये एक वायर है, वायर जो होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, एज यू ऑल नो दैट। सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की। रेजिस्टेंस हमेशा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। अगर लेंथ डबल हुआ, इफ L बिकम्स 2L, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो भी डबल होगा। और यदि लेंथ जो होगा L/2 होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? R/2। सिंपल सी बात। सेकंड रेजिस्टेंस और एरिया जो होते हैं वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं थिकनेस के। यानी कि एरिया बढ़ेगा यानी कि थिकनेस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और यदि एरिया कम होगा तो थिकनेस भी कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब जो एरिया होता है, ध्यान से समझना, हम सिर्फ यहां पर थिकनेस को देख रहे हैं तो हम ये एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर ट्रैक जो रिंग दिख रहा है वो है। तो रेजिस्टेंस जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू πr² होगा। यानी कि अगर ये r क्या है, दिस इज रेडियस। अगर रेडियस, इफ रेडियस गेट डबल्ड, अगर रेडियस क्या होता है? डबल होता है, तो क्या होगा? देखो आप, अगर मैं यहां पर r की जगह 2r करता हूं तो रेजिस्टेंस जो होगा 4r², यानी कि रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4। ये 1/4 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। थर्ड क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, किस तरीके का आप मटेरियल यूज कर रहे हो। जैसे अगर आप नाइक्रोम का वायर यूज कर रहे हो जो कि एक एलॉय है, और एक होता है कॉपर जो कि गुड कंडक्टर है। अब दोनों में से आप जिस एप्लीकेशन में चाहिए उस तरीके से यूज करोगे। जो रेजिस्टेंस एलॉय का होगा
नाइक्रोम का होगा इट इज अबाउट 60 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। तो नेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। जितने भी प्योर मेटल्स हैं, प्योर मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी, जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, तो रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेज ऑन रेजिंग टेम्परेचर, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो बढ़ेगा और डिक्रीज करेगा ऑन लोअरिंग टेम्परेचर। आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब जो आपने ऊपर से फॉर्मूले पढ़ने स्टार्ट किए, क्या फॉर्मूला पढ़ा? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिख दूं तो L/A हुआ। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए यदि मैं एक कांस्टेंट लगाऊं तो वो ρL/A हुआ, ये कांस्टेंट आया, इसको हम बोलते हैं रो। यानी कि ये है आपका रेजिस्टिविटी, ये है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये है एरिया या थिकनेस ऑफ कंडक्टर, ये है आपका रेजिस्टेंस। यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आ गया रेजिस्टिविटी। अब इस चीज को समझते हैं। रेजिस्टिविटी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरीके से आप रेजिस्टेंस की बहन समझ सकते हो इसे। रेजिस्टिविटी इज व्हाट? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ मटीरियल to oppose the flow of electrons। अगर आप रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के साथ इसको कंपेयर करो, कहाँ पे हमने लिखा था रेजिस्टेंस की डेफिनेशन? यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बोला अपोज करने के लिए, और यहाँ पर क्या बोला हमने? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर तो है ही, बट नेचर ऑफ कंडक्टर, यहाँ पे एक शब्द जुड़ा है, नेचर ऑफ कंडक्टर। तो ये है रेजिस्टिविटी। इसका सिंबल जो है वो मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से इसको हम रो बोलते हैं। ओके, तो ये है रेजिस्टिविटी। तो R इज इक्वल टू ρL/A फॉर्मूला है। तो अगर आपको सिर्फ रेजिस्टिविटी निकालनी हुई तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R और A का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नीचे लेंथ है। यदि मैं SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी के बारे में बात करता हूँ, रेजिस्टिविटी के SI यूनिट, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें सभी के SI यूनिट लिख दो। इस रेजिस्टेंस के SI यूनिट ओम है, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का मीटर होता है, इस मीटर से 1 मीटर कैंसिल हुआ तो ओम मीटर। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो गई? ओम मीटर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, थिकनेस, इन चीजों पे ये डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। ये लास्ट की दो चीज पे डिपेंड करेगा। पहले की जो हमने डिस्कस करी लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है, और नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। ओके, ये आपको याद रखना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमने इसको किया है। नाउ एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अ कॉपर वायर है ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 into 10⁻⁻6 meter square has a resistance of 2 into 10⁻⁻2 ohms. Calculate the resistivity of copper. आपको यहाँ पे रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से समझो क्वेश्चन को। पहले गिवन क्या क्या कंडीशन है उन चीजों को आप लिख लो। तो यहाँ पर लेंथ दे रखा है दैट इज 2 मीटर, एरिया दे रखा है 1.7 into 10⁻⁻6 मीटर, रेजिस्टेंस दे रखा है 2 into 10⁻⁻2 ओम, रेजिस्टिविटी यानी कि रो फाइंड आउट करना है। अभी मैंने आपको रो का फॉर्मूला क्या बताया? R into A/L। सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। R कितना है? 2 into 10⁻⁻2। एरिया की वैल्यू रखो, लेंथ की वैल्यू रखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
1.7 इंटू 10⁻⁻2 10⁻⁻6 है। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो -8 ही आ जाएगा। तो ओम मीटर इसकी ऐसा यूनिट है, दिस इज रेजिस्टिविटी। सिंपल। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को सॉल्व किया है। देखो जरा मैं एक क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन है, देखो एमसीक्यू के फॉर्मेट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेट मी जस्ट टेक फोटो। आपको ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। एंड द रेफरेंस बुक विच आई हैव यूज्ड हियर इज एशचांद पब्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ सर्टेन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, इसके आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब देखो मैं यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन करा रहा हूँ 30। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज डबल, रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा? तो रेजिस्टेंस और एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि एरिया जो होगा वो डबल होगा तो मैंने आपको क्या बताया था, रेजिस्टेंस कितना होगा, हाफ हो जाएगा, बताया था। तो ये हाफ हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल डिपेंड्स ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। रेजिस्टिविटी देखो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, अभी मैंने यहाँ ऊपर डिस्कस किया था। यहाँ पर लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, थिकनेस पे नहीं करता, नेचर और टेम्परेचर पे करता है। तो आपको सिर्फ नेचर और टेम्परेचर ढूंढना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ही दिख रहा है, नेचर दिख नहीं रहा, देयरफॉर इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। 32 क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज हाफ्ड, यदि मैंने एरिया को हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा? अब एरिया हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, तो डबल का मतलब 2 टाइम्स होता है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ अब हम यहां पर जो डिस्कस कर रहे हैं, दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, या फिर हम रजिस्टर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, रजिस्टर डिवाइस होता है जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का मतलब क्या होता है, ध्यान से मैं आपको समझाता हूं। रेजिस्टेंस जो होता है हम देखो इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर मैं बल्ब बोलूं तो बल्ब भी एक तरीके का रजिस्टर है। इट इज अ डिवाइस। जो हम बल्ब बनाते हैं वो भी एक रजिस्टर है। बट हम जब सर्किट डायग्राम में यूज करेंगे तो हम बेसिकली जितने भी रेजिस्टेंसेस को शो करेंगे वो हम इससे शो करेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस को जोड़ना है। अब यहां पर कॉम्बिनेशंस दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास सीरीज कनेक्शन, सीरीज कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, सीरीज कनेक्शन बोल सकते हो, एक ही बात है। और एक होता है हमारे पास पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, ध्यान से समझना। मैं यहां पे डेफिनेशन लिख लेता हूं पहले। व्हेन दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड। एंड टू एंड, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कॉन्जिक्यूटिवली करते हैं तो हम उसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने ये एक रेजिस्टेंस R1 बोला और एक दूसरा रेजिस्टेंस मैंने R2 बोला, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, एंड टू एंड जोड़ा है, तो दिस इज अ सीरीज कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, व्हेन टू या मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट्स, सेम पॉइंट्स में कनेक्ट होंगे। जैसे मैंने अगर ये बोला ये R1 है और ये मैंने बोला R2 रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों को आप एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर देते हो। दिस इज पैरेलल कनेक्शन। आई होप आपको ये चीज समझ में आई।
अब हम सबसे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस इन सीरीज के बारे में बात करते हैं। रेजिस्टेंस और रजिस्टर्स हम सीरीज कॉम्बिनेशन को डिटेल में समझेंगे, इस पर इसका एप्लीकेशन देखेंगे, इस पर क्वेश्चंस देखेंगे और इसका हम रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि जो रेजिस्टेंसेस ऑफ और जो रजिस्टर्स होते हैं सीरीज में यदि हमको कनेक्ट करना है तो उसको हम इस तरीके से जोड़ लेते हैं। जैसे अगर मैं 3 क्या 4 रेजिस्टेंस जोड़ना चाहूँ, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। तो अगर मैं यहां पर बोलूं इफेक्टिव रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, इट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। यानी कि जो R जो इफेक्टिव बनेगा, टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इन सब को आप ऐड कर लोगे। एग्जाम्पल मैंने बोला ये हमारे पास 2 ओम का है, ये R2 है, R3 है, R4 है, ये 1 ओम का है, 3 ओम का है, 4 ओम का है। तो टोटल रेजिस्टेंस बताओ। तो टोटल रेजिस्टेंस का मतलब हुआ इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो आप बोलोगे भैया ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो R जो इफेक्टिव यानी कि जो टोटल होगा उसमें हम R1, R2, R3, R4 जितने भी कनेक्टेड होंगे उन सबको हम नॉर्मल जो एल्जेब्रिक सम होता है वो कर देंगे। तो करो 2 + 1 3 + 3 6 + 4 10 हो गया। तो 10 ओम क्या है इस पूरे की वैल्यू। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अब मैं यहां पर यदि बोलता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, वाई, हमने नॉर्मली प्लस क्यों किया। मान लो अगर मेरे पास ये R1 होता, ये R2 होता, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, तो मैं R इफेक्टिव यदि बोलता हूं तो R1 + R2 हमने ऐड किया, 3 और 5 को हमने ऐड किया। क्यों, ये फॉर्मूला कैसे आया, उस चीज को समझते हैं। तो ध्यान से देखो, हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस R1 है और दूसरा R2 रेजिस्टेंस है। ऐसे कितने भी हो सकते हैं, मैंने सिर्फ 2 का एग्जांपल ले रहा हूं अभी, R1 और R2। ऐसे आप यहाँ पे 3 4 5 6 जितने भी लेना चाहो सेम अप्रोच जाएगा। और ये मैंने कनेक्ट किससे किया है, इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी, और यहाँ पे मैंने स्विच ऑन किया है। अब कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या बोलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो बना दो, ये बन गया जी एरो। अब ध्यान से समझना, जब सीरीज कनेक्शन में होता है ऑल रेजिस्टेंस हैव सेम करंट, इनके पास करंट सेम होगा बट डिफरेंट वोल्टेज। जो R1 और R2 है इनके पास करंट सेम होगा। लेट मी चेंज द कलर। करंट मतलब इसमें भी I फ्लो करेगा, इसमें भी I फ्लो करेगा, जो कि यहां से करंट फ्लो कर रहा है, सेम I फ्लो करेगा, बट जो वोल्टेज इसका होगा वो डिफरेंट होगा, इसका जो होगा वो डिफरेंट होगा। डेट इज V1 और V2, और V1 और V2 का सम V के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, तो जो टोटल वोल्टेज होगा वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट सेम रहेगा। तो आपको यहां पर ये फॉर्मूला पता है, R = V/I। तो मैं V = IR बोल सकता हूं। ये कहां से आ रहा है, ओम्स लॉ से आ रहा है। तो अगर मैं फॉर रेजिस्टेंस R1 के बारे में बात करता हूं, जो पहला रेजिस्टेंस को अगर हम डिस्कस करते हैं, तो इसके लिए मेरे पास जो वोल्टेज होगा V1 = I, तो सेम है R1, ये होगा। और यदि मैं फॉर रेजिस्टेंस R2 के बारे में बात करता हूं तो वो IR2 हो जाए। सिंपल, मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 1 2 2 लगाया। ये रिलेशन इज इंपॉर्टेंट। जो वोल्टेज है वो V1 + V2 के बराबर है, तो मैं यहाँ पे वोल्टेज जो होगा वो V1 + V2 के बराबर है। तो V1 की वैल्यू कितनी है, IR1 यहाँ पे लिख दूंगा, और V2 की वैल्यू कितनी है, IR2, वो यहाँ पर लिख दूंगा। इन दोनों से मैं I कॉमन ले सकता हूं, R1 और R2 अंदर लिखा। V = I R1 + R2,
और V अपॉन आई कितना होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है, तो V अपॉन आई नीचे चला गया, ये R1 प्लस R2 है, दिस इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा इट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम, जितने भी मैं लेना चाहूँ R1 R2 लूँ, R3 R4 जितना भी लेना चाहूँ, इट इज इक्वल टू द सम। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है, किस तरीके से मैंने ये सीरीज़ कनेक्शन को डिस्कस किया है और सीरीज़ कनेक्शन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन कराता हूँ, देखते हैं किस तरीके से हम इनको अप्रोच करेंगे इन क्वेश्चंस को। बहुत इजी से क्वेश्चंस है। देखो, अगर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, इफ 4 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू ऑफ 1 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, what will be their resultant resistance, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो 4 रेजिस्टेंस बना दो, एक ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R4 है, सबकी वैल्यू 1 ohm 1 ohm 1 ohm 1 ohm, सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए ये है। तो R इफेक्टिव कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सबको ऐड करना है, 1 ohm प्लस 1 ohm प्लस 1 ohm प्लस 1 ohm डेट इज 4 ohm। इजी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस या फिर जो रजिस्टर्स हैं इन पैरेलल कनेक्शन। देखो, मैंने जो सीरीज में बताया जस्ट यहाँ पे उसका अपोजिट लेके चलना है हमको। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, जो ईच रजिस्टर्स जो होंगे या रेजिस्टेंस जो होंगे हैव सेम वोल्टेज होगा, डिफरेंट करंट होगा। ऊपर क्या बताया मैंने आपको, यहां पर सीरीज में सेम करंट डिफरेंट वोल्टेज, यहां पर सेम वोल्टेज डिफरेंट करंट होगा। और यहां पर हम जो सम करेंगे वो रेसिप्रोकल इन नेचर होगा, रेसिप्रोकल ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस। देखते हैं किस तरीके से। अभी हम एक R1 रेजिस्टेंस बनाते हैं, एक R2 रेजिस्टेंस बनाते हैं, इन दोनों का कॉमन पॉइंट ऐसे करते हैं तो ये पैरेलल कनेक्शन में जुड़ गया। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि R1 की वैल्यू है 6 ohm, R2 की वैल्यू है 12 ohm, तो R इफेक्टिव बताओ, तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है, 1 अपॉन R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यानी कि रेसिप्रोकल ऐड होगा। तो 1 अपॉन R इफेक्टिव कितना होगा, 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 12, एलसीएम लोगे ये 12 होगा, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस 1 हो गया, दैट इज 3/12, कट करो 1/4, तो 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/4, तो R इफेक्टिव की वैल्यू कितना होगा, 4 ohm। यहां से आपको क्या चीज देखने के लिए मिली, यदि आपको रेजिस्टेंस कम चाहिए तो आपको पैरेलल, अगर आपको लो वैल्यू चाहिए तो आपको पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, 6 और 12 का कॉम्बिनेशन था, पैरेलल कनेक्ट किया तो कम वैल्यू मिली, और यदि अगर मेरे को हाई वैल्यू चाहिए रेजिस्टेंस की तो मैं सीरीज कनेक्शन में यूज करूंगा। अगर मैंने 6 और 12 को लिया है तो मेरे को R इफेक्टिव 4 ohm आया है, और अगर मैं 6 और 12 को यहां पर लेता तो मेरे को सीरीज कॉम्बिनेशन में नॉर्मल ऐड होता था, सो 6 और 12 होते 18 ohm। तो हायर वैल्यू किस में मिलेगी, सीरीज में, लोअर वैल्यू मिलेगी पैरेलल। अब देखते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो बना कैसे। ठीक है, अगेन मैं 2 रेजिस्टेंस के लिए लूंगा। ठीक है, आप कितने के लिए भी ले सकते हैं, ये R1 रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलो अब की बात 3 के लिए ले लेते हैं। ठीक है, ये R2 के लिए ले लेते हैं और ये R3 के लिए ले लेते हैं।
ठीक है, ये R3 हो गया। यहाँ पे लेट मी जस्ट, ठीक है, अब की बार मैंने 3 लिए। ये मेरा वोल्टेज हो गया, दिस इज द स्विच। कन्वेंशनल डायरेक्शन वही, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ध्यान से देखो कैसे जाएगा, आप ध्यान से समझना इस चीज को। करंट है I, जब करंट I यहाँ से फ्लो कर रहा है, देखो ध्यान से, बैटरी से ऊपर गया, ये येलो वाले स्पॉट को देखो, इस पॉइंट पर आकर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर भी इधर भी इधर भी। तो इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ लेट्स से I1, इधर हुआ I2, इधर हुआ I3। ये पूरा गया I1, ये इधर गया I2, ये पूरा इधर गया I3। यहां पर अगेन ये तीनों मीट करेंगे इस पॉइंट पर। ये पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पर ये मीट करेंगे, इधर फिर ये I बन गया और ये नीचे फिर I आया, फिर I आया, फिर I। वोल्टेज सबका सेम है, V सबका सेम होगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता इसमें। तो जो करंट है वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों का सम इज करंट। ओम्स लॉ हमको पता है I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। तो अगर हम फॉर रेजिस्टेंस R1 के बारे में बात करते हैं तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 हो जाएगा। अगर हम R2 के बारे में बात करते हैं I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 हो जाएगा। अगर हम R3 के बारे में बात करते हैं तो I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 हो जाएगा। सबका क्या करना है, सम करना है, I1 I2 I3 को जोड़ दो। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 को जोड़ दो, तो जोड़ दो। I1 की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R1। I2 की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R2। और I3 की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R3। और इस I को हम क्या बोल सकते हैं, V अपॉन R। तो इस I के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन R लिख सकता हूँ। तो V अपॉन R इज इक्वल टू, राइट साइड में जितने भी ये कंपोनेंट दिख रहे हैं इसमें से मैं V कॉमन ले सकता हूँ, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होगा। इस V से ये V कट गया, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 मिला, जो कि एक रिक्वायर्ड रिलेशन। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब जो फॉर्मूला बना है इससे हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंसेस of 3 ohms and 6 ohms are connected in parallel। तो ध्यान से देखो, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, दूसरा 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल कनेक्टेड। तो R इफेक्टिव बताना है, तो कैसे बताओगे, तो पैरेलल का आपको पता है ना, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, एलसीएम लो, ये 2 प्लस 1 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, काटोगे 1/2 हो गया। तो 1/R इज इक्वल टू 1/2, R की वैल्यू इज 2। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो ये आपको डायग्राम में बता है, कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है, ऑफ कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर। देखो इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, और यहाँ पर एक 3 ओम का कनेक्टेड। अब आपको यहाँ पर ये बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपको यहाँ पे सेगमेंट में डिवाइड करना है। अगर आप इस सेगमेंट को देखोगे तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, और ये पैरेलल, पहले इसको सॉल्व करोगे आप सेगमेंट। जैसे इस पूरे को मैं सेगमेंट 1 बोल देता, सेगमेंट ए बोल देता हूँ, और इस साइड वाले को मैं सेगमेंट 2B बोल देता हूँ। तो पहले हम सेगमेंट ए को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2 ओम एंड 4 ओम जो है वो पैरेलल कनेक्टेड है। तो जो 1 अपॉन R इफेक्टिव होगा वो कितना होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, डेट इज 1 अपॉन 2 प्लस 1/4। तो सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 3/4 आ जाएगा।
तो आर इफेक्टिव की वैल्यू रेसिप्रोकल करना है तो 4/3 ओम आ गया। तो सिर्फ सेगमेंट ए वाला जो कंपोनेंट था उसके जगह पे हम एक नया रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव बोल सकते हैं, 4/3 ओम आया। और उसके साथ ये सेगमेंट बी कनेक्टेड है 3 ओम सीरीज में, तो ये 3 ओम जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है सेगमेंट बी का। तो अगर हम इन दोनों को अब जोड़े तभी तो हमको आर इफेक्टिव मिलेगा सीरीज में। 4/3 और 3 को जोड़ो, नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाओ, एलसीएम लो, सॉल्व करो, यू विल गेट द वैल्यू। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा? जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमारे घरों में सर्किट डायग्राम यूज करते हैं वो क्या सीरीज में यूज होता है या फिर पैरेलल में यूज होता है? देखो सिंपल सी बात, सीरीज में क्या होगा, यदि हमारे पास एक बल्ब लगा हुआ है, ध्यान से समझना, सीरीज का मतलब क्या है, ये 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो मान लो ये रेजिस्टेंस बल्ब है, ये रेजिस्टेंस भी बल्ब है। अगर ये बल्ब खराब हो गया, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये बल्ब ए बोल दो, ये बी बोल दो, तो यदि ये जो ए है ये खराब हो गया, नॉट वर्किंग, तो करंट विल नॉट फ्लो, क्योंकि करंट तो सेम फ्लो कर रहा था ना। सीरीज में क्या था, सेम करंट फ्लो करता है बट डिफरेंट वोल्टेज। तो यहां पे करंट विल नो फ्लो। अगर ये खराब हो गया तो करंट तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो ये भी नहीं चलेगा, इट विल नॉट वर्क ऑल्सो। बट अगर हम पैरेलल के बारे में बात करते हैं, पैरेलल में क्या होता है, ऐसा होगा। तो मान लो हमने क्या बोला, ये रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस R2 है, एक बल्ब हमने ऐसे लगा दिया और दूसरा बल्ब हमने ऐसे लगा दिया, सबकी वायर हमने अलग अलग कर दी और उसको एक कॉमन पॉइंट से जोड़ दिया। तो ये बल्ब ए है, बल्ब बी है। मान लो बल्ब ए खराब हो गया, नॉट वर्किंग, अज्यूम कर रहे हैं हम, तो करंट तो यहाँ पे I1 था, यहाँ पे I2 था, अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है ना, तो ये तो जलेगा, इट विल वर्क, ये तो वर्क करेगा। तो एडवांटेज क्या है, किस चीज में फायदा है? फायदा किसमें? पैरेलल में। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, पैरेलल में फायदा है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट पिक ले लेता हूँ जिसमें आपको डिसएडवांटेजेस सीरीज कॉम्बिनेशन के मिलेंगे एंड एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेंगे। यू हैव टू नोट डाउन जो भी ये ब्लैक में हाईलाइटेड है, ठीक है। मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक एक करके। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने वर्क करना स्टॉप कर दिया किसी भी कारणवश तो सारे बंद हो जाएंगे, जो मैंने आपको बताया। उसका सिर्फ एक ही स्विच होता है, अलग अलग स्विच नहीं होता, क्योंकि वायर ही एक होती है। इनको सेम वोल्टेज नहीं मिल पाता, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज मिलता है। किसी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है, मान लो तुम्हारे घर में गीज़र लगा हुआ है, गीज़र को हाई वोल्टेज चाहिए, ठीक है। ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है सीरीज में, ये तो पता ही है आपको। पैरेलल में क्या है, अगर एक अप्लायंस खराब भी हो गया दूसरा चलता रहेगा। सबके अपने अपने स्विच होते हैं, कभी भी ऑन ऑफ कर लो। हर अप्लायंस को 220 वोल्ट जो घर पे आता है वही सेम पावर मिलती है। सेम जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, ये आपको पता ही है। पैरेलल कनेक्शन में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, जो मैंने 6 और 12 के एग्जाम्पल से आपको ऊपर में समझाया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि कौन सा सही है घर में यूज़ करना, तो आप बता सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एडवांटेज बताओगे और सीरीज कॉम्बिनेशन के डिसएडवांटेजेस बताओगे, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इलेक्ट्रिक पावर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, देखो एक आपने ऑप्टिक्स में पावर पढ़ी, एक आपने यहाँ पे पढ़ी। ऑप्टिक्स पावर को नॉर्मल पावर से एसोसिएट करते हैं, और इलेक्ट्रिक पावर में हमको इलेक्ट्रिक शब्द का यूज़ करना जरूरी है ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें किस रिलेशन में हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, इट इज़ द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। कितना इलेक्ट्रिक वर्क डन हुआ है पर यूनिट टाइम।
या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन। अब इलेक्ट्रिक वर्क डन को हम क्या बोल सकते हैं, वर्क लिख सकते हैं, और रेट को हम टाइम बोल सकते हैं। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम बोल सकते हैं। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम बोल सकते हैं। क्लियर बात। वर्क की यूनिट जूल होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर जो होगी वो क्या होगी, 1 जूल पर 1 सेकेंड, या 1 जूल सेकेंड इनवर्स। इसी को हम वॉट बोलते हैं हम इतने वॉट का है बल्ब। तो 1 वॉट जो होगा इट इज 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, या फिर 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल सेकेंड इनवर्स। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हमारे घर में कोई भी अप्लायंस चलता है तो वो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर रहा है, क्योंकि वो सम अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहा है कुछ समय के लिए, जितने टाइम तक हम उस अप्लायंस को यूज कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे वॉट के साथ एक अनदर क्वांटिटी जाननी जरूरी है, दैट इज किलोवाट। किलोवाट 1 kW कितना होता है, 1000 वॉट के बराबर होता है। क्लियर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है। नाउ पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, आपको ये चीज समझ में आ गई। इसके नए फॉर्मूले बनाना सिखाता हूं अब। ठीक है, ध्यान से समझना। जो वर्क डन है, वर्क डन, हमने सबसे पहले ये फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू W अपॉन Q पढ़ा। हमने साथ में ये फॉर्मूला भी पढ़ा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। क्या मैं इसको ध्यान से समझना, W इज इक्वल टू V इंटू Q बोल सकता हूं। इन दोनों को जस्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, और यहां पर भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो Q के जगह मैं IT बोल सकता हूं। तो पावर का जो फॉर्मूला W अपॉन T है, W के जगह मेरे को क्या लिखना है, VQ लिखना है। VQ लिख दिया, और इस Q के जगह भी क्या लिखना है, IT लिखना है। तो लिख देता हूं, और T से T कैंसिल हुआ, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया। पहला फॉर्मूला तो ये था ही, दूसरा फॉर्मूला ये बन गया। ये रिलेशन है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है। तो मैं अगर यहां पर ये बोलता हूं पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड I निकालना हुआ, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, ये फॉर्मूला यूज करोगे। यदि मैं बोलता हूं पावर इन टर्म्स ऑफ I एंड R के फॉर्म में निकालना है, मतलब I और रेजिस्टेंस, करंट और रेजिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला तो आपका है ही ना। तो आपको यहां पर रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला पता है, V अपॉन आई पता है, या आपको सिंपल सा ये भी तो पता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ से। तो V के जगह क्या लिखना है, I इंटू आर लिख दो, I इंटू आर लिख दो, और ये I एज इट इज। तो I स्क्वायर हो गया, ये तीसरा फॉर्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ I एंड R। यदि मैं आपको बोलूं पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R लिखो, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, तो आपके पास ये फॉर्मूला तो था ही ना, P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो मैं I इज इक्वल टू V अपॉन आर भी तो बोल सकता हूं, यही सेम ओम्स लॉ। तो I की जगह क्या लिखना है, मैंने इस I के जगह क्या लिखना है, V अपॉन आर लिखना है। तो लिख दो V अपॉन आर, तो V इंटू V स्क्वायर अपॉन आर, फॉर्मूला बन गया। तो आप पावर को एक्सप्रेस कर सकते हो, और यहां से आप बता भी सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस तरीके से प्रोपोर्शनल है वगैरह। ओके, नाउ क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द क्वेश्चन वी विल सी किस तरीके से क्वेश्चन को हम अप्रोच कर सकते हैं। व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब of 40 watt when it is connected to a source of 220 volt। बताओ, यहां पे आपको पावर दे रखी है,
यहाँ पर आपको V की वैल्यू दे रखी है, करंट यानी कि I बताना है। तो फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। आई की वैल्यू चाहिए तो P अपॉन V हो जाएगा सिंपल, 40 अपॉन 220 सॉल्व करो, 2 अपॉन 11 होगा, सॉल्व करो 0.18 एम्पियर होगा आंसर। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है इज रेटेड 220 वोल्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, 110 वोल्ट पे, द पावर कंज्यूम्ड विल बी व्हाट। एमसीक्यू में भी वो पूछ सकते हैं, तो एमसीक्यू में ये 100 वॉट ले लो, 75 वॉट ऑप्शंस हैं, 50 वॉट, 25 वॉट। देखो सॉल्व करना है, बच्चे क्या करते हैं, 220 है तो 100 हुआ, 110 है तो 50 पे करके आ जाते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हाफ नहीं होता ऐसे। इट इज़ नॉट यहाँ पर कि आप ये यूनिटरी मेथड वगैरह लगा रहे हो। इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। केस नंबर 1 में उसने क्या बोला, इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेटिंग ये है, तो वोल्टेज दे रखा है, पावर दे रखा है, ओके ठीक है। आपको वोल्टेज और पावर का जब भी रजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक बल्ब का एक रजिस्टेंस है तो आर निकालना पड़ेगा। तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है, तो 100 इज इक्वल टू 220 वोल्ट अपॉन का स्क्वायर अपॉन आर है। 100 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 220 इंटू 220 अपॉन आर हो जाएगा। तो आर की वैल्यू निकालना है, 220 इंटू 220 अपॉन 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो काटो, आंसर 484 ओम रजिस्टेंस है बल्ब का। तो रजिस्टेंस तो हर केस में सेम ही होगा, बल्ब है तो उसका रजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो अब की बार आपको आर जो है वो नोन है 444 ओम, उसको अगर हमने 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया तो पावर बताओ। तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है, तो 110 इंटू 110 अपॉन 484 है। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 25 वोट आंसर, 25 वॉट आंसर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस क्वेश्चन इज बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत बारी ये पूछता है, ठीक है। देखना जरा इस क्वेश्चन को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। एमसीक्यू का क्वेश्चन, एमसीक्यू में है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पावर का कौन सा इनमें से फॉर्मूला नहीं है, तो पावर का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। देखो आई स्क्वायर आर है तो सही है, आई आर स्क्वायर नहीं पढ़ा, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, तो जो गलत है उस पर टिक मार देना, सिंपल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब पावर तो चलो ठीक है, जो हमने पढ़ लिया, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन एनर्जी होता है, एनर्जी अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं। तो एनर्जी जो होगी, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। पावर की यूनिट वॉट होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, ठीक है। बट हम लंबे समय के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम आर में यूज़ करते हैं, तो वॉट आवर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो यूज़ कर रहे हैं कि 1 घंटे के लिए उसने 1 वॉट पावर जो है कितना कंज्यूम किया है। इसकी कमर्शियल यूनिट कितनी होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब कोई भी अप्लायंस जो हम यूज़ करते हैं तो वो हम लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं, तो किलो वॉट आर हम इसको यूज़ करते हैं, किलो वॉट आर। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है समझना, रिलेशन बिटवीन किलो वॉट आर एंड जूल, दोनों तो एनर्जी की ही यूनिट है भैया, एनर्जी की ही यूनिट है, किलो वॉट आर भी और जूल भी, इन दोनों का रिलेशन समझते हैं। 1 किलो वॉट आर में कितना होगा, 1000 वॉट होगा फॉर 60 मिनट्स, 1 घंटे में 60 मिनट। और वॉट कितना होता है, जूल पर सेकंड होता है, तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट किया तो ये हुआ, सेकंड से सेकंड कट गया,
इसको सॉल्व करो तो 1 किलोवाट आर जो होगा वो होगा 36 इतना जूल। तो 1 किलोवाट आर को हम बोल सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये रिलेशन है, याद रखना है, निकालने का भी आना चाहिए। क्वेश्चन को देख लेते हैं एक। ए रेडियो सेट है ऑफ 60 वॉट runs for 50 hours. How much electrical energy is consumed? देखो पावर दे रखा है आपको 60 वॉट, टाइम दे रखा है आपको 50 घंटा। वॉट में हमको कोई चीज़ लेनी नहीं है, हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताना है तो किलो वॉट में लेना है, तो इसको 0.06 किलो वॉट बोल सकते हो, 1000 से डिवाइड करना है। आपको सिंपल ये रिलेशन पता है, 0.06 और 50 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 किलोवाट आर आंसर। आपके घर में हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। देखो घरों में क्या होता है, इस तरीके के मीटर लगे हुए होते हैं, दिख रहा होगा। इस तरीके के मीटर में जो रीडिंग डिस्प्ले होती है, डेट इज़ व्हाट द रीडिंग, जो ये शो करता है कितना किलोवाट एनर्जी है। अब वहाँ पर उसकी क्या होती है, कुछ यूनिट होती है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब हम 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आर बोल रहे हैं, सपोज 5 रुपये यूनिट है। तो अब अगर जैसे आपके घर में 3 किलोवाट आर है तो उस अप्लायंस ने कितना रुपये कंज्यूम, कितने रुपए आप बिल दोगे, 15 रुपये। मान लो वो उसने 500 किया तो 500 इंटू 3 कर लो, तो 500 इंटू 5 कर लो, 2500 रुपये। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डेट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट जब प्रोड्यूस होता है तो गर्माहट भी देता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसी को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, सिंपल सी बात है। टोस्टर होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है, गीज़र होता है, इसमें हीटिंग एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं जो कि गर्म होते हैं। अब जो गर्म होते हैं इसका एक फॉर्मूला है, कितना अमाउंट ऑफ उसने हीट प्रोड्यूस्ड किया है, जिसको हम हीट क्या है, एनर्जी है, तो ये होता है I²R×T। अब आप बोलोगे भाई ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला कहाँ से बना? हीट क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी का रिलेशन पावर इनटू टाइम है। एनर्जी H से बता दिया क्योंकि हीट है, पावर का फॉर्मूला आपको पता ही I²R है, टाइम का T है, तो ये फॉर्मूला बन गया। करंट के डायरेक्ट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको इसी बेसिस पे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो दिस इज जो है क्या बोलते हैं, हीट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एप्लीकेशंस आपको पता है इसके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। ये आपके बल्ब में यूज़ किया जाता है ताकि बल्ब थोड़ा हीट कर सके, ग्लो कर सके। इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ किया जाता है। नाइक्रोम की वायर यूज़ की जाती है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीट भी हाई होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये घरों में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ किया जाता है उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर।